एक दफ्तर से 8,000 फाइलें गायब हो गई हैं। विरोध में उस मंत्रालय का डायरेक्टर प्रतिरोध में बैठ गया है, प्रोटेस्ट कर रहा है गांधी की मूर्ति के आगे, उत्तर प्रदेश की देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 8 बजे संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी को तलब किया जाता है। कहा गया कि आईएएस एसोसिएशन की जो ये मीटिंग होने वाली है, ध्यान रहे कि इसमें उस अधिकारी के प्रोटेस्ट का, उसके आंदोलन का, उसके प्रतिरोध का जिक्र ना होने पाए। 2 घंटे बाद अधिकारी की गाड़ी आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग में पहुंचती है, लेकिन जिस अफसर को ये कहा गया था कि इस अधिकारी के प्रोटेस्ट की बात न छिड़े, उसी अफसर ने अंत में जाकर माइक संभाला और अपने बॉस यानी अपने मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना करते हुए उसने वो प्रोटेस्ट का जिक्र छेड़ दिया। उसके बाद सजा बुलाई गई, कानपुर ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र और भी कई सारे हुए, मसलन कभी फूड पोस्टिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, आटे मिल के ऑफिसर ने कॉल किया तो कहीं और उनको पोस्ट कर दिया गया। इस तरह से कई 9-10 ट्रांसफ़रों की ये पूरी कहानी रही। ये कहानी है विजय शंकर पांडे जी की, जो भारत सरकार में सचिव पद से रिटायर हुए हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, 1979 बैच के, मतलब इमरजेंसी के बाद वाला टाइम पीरियड। तो उनके इस विशद अनुभव पर उन्होंने एक किताब लिखी है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं किताब वाला। किताब वाला में आज की किताब है 3 महाभ्रष्ट। इसे विजय शंकर पांडे जी ने लिखा है, आकांक्षा प्रकाशन ने छापा है और 699 रुपये इसकी कीमत है। इस किताब में आपको भारतीय ब्यूरोक्रेसी में, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार कैसे होता है, सिस्टम कैसे वर्क नहीं करता है, कैसे अपंग हो जाता है, या कैसे भारतीय सिस्टम में फाइलें इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, आपको अपने बुनियादी अधिकार नहीं मिलते हैं, इस सब पर बात की गई और बहुत ही कैंडिडली नोट पर लिखा गया है। इट्स एन एब्सोल्यूट पेज टर्नर। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे शुरुआती सवाल से शुरू कर रहा हूँ। इसी किताब में एक जगह जिक्र मिला कि आपके पिताजी जिला न्यायाधीश थे और 29 लोगों को वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा दे चुके थे। तो कुछ उस बारे में बताएं कि जुडिशरी से आपका कैसे बैकग्राउंड रहा, परिवार की कुछ बचपन की याद है। जैसे दीपक जी, हमारे पिताजी जो है वो जुडिशल सर्विस में, न्यायिक सेवा में आए और वो अपनी ईमानदारी और अपनी कर्मठता के लिए बहुत मशहूर थे। कहा जाए ये आम कहानी रहती थी कि अगर इनके यहाँ अगर कोई अपराधी चला गया, उसका मुकदमा गया, तो फिर उसको न्याय मिल ही जाएगा, इस सेंस में कि अगर गलत है तो दंडित होगा ही। और मुझे कहते बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में जब वो इस लेवल पे पहुँचे तो उन्होंने 29 अपराधियों को मृत्यु दंड का वो दिया, जिला न्यायालय में थे, जिला न्यायालय में। और यह एक प्रकार से सारे देश में शायद सब मिलाकर भी इतना फांसी की सजाएं नहीं होती जितनी उन्होंने अकेले अपने कार्यकाल में दे दी। और वो उनका जो कार्यशैली थी उसका मेरे ऊपर बहुत सीधे प्रभाव पड़ा। इसलिए वो जो जैसे बड़ा सादा जीवन और जो भी मिलता था उसी में रहना, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखना, तो वो सब चीज़ें इनग्रेन्ड हुई। और ये मैंने वही उसी से सीखा कि जीवन को सरल ढंग से जिया जाए और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा आपको वो रहना चाहिए, कमिटेड। एक सवाल इसमें यही था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी बात की, पहले उसी किस्से को पकड़ लेता हूँ। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे, आपको बुलाया गया, आपसे कहा गया कि धर्म सिंह रावत जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 8,000 फाइलें गायब हुई थी एक मंत्रालय से, उस सबको अर्बन सीलिंग मिनिस्ट्री संभाला करते थे। 8,000 फाइलों के गायब होने के बाद वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपसे कहा गया कि प्रोटेस्ट का माजरा न छिड़े, आपने वो बात छेड़ दी। उसके बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने बुलाया गया, सेक्रेटरी ने बुलाया, क्या पूरा एपिसोड क्या था? एक लखनऊ दिल्ली की फ्लाइट का भी एक जिक्र है, हेलीकॉप्टर का। देखिए, हुआ ये कि ये धर्म सिंह रावत जी एक आईएएस अफसर थे और वो जो अर्बन सीलिंग डिपार्टमेंट में जब वो निदेशक नियुक्त हुए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ज़मीनों के मामले थे उसकी फाइलें गायब कर दी गई थी। अर्बन सीलिंग के माध्यम से जो शहरी क्षेत्र में जो ज़्यादा ज़मीनें लेके लोग बैठे थे, उनकी ज़मीनों को लेकर गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को बांटने की ये प्रक्रिया बनी हुई थी। जब उन्होंने गायब फाइलों का मामला देखा तो उन्होंने कहा भाई इस पर कुछ किया जाना चाहिए। पहले उन्होंने अपने सचिव को लिखा, सेक्रेटरी को लिखा, वो डायरेक्टर लेवल पे थे, फिर उन्होंने अपने मंत्री को लिखा, फिर उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा। और ये इंटरनेट से पहले के ज़माने की बात है, ये सब उसके ज़माने तो ऐसा नहीं था कि आप कंप्यूटर पर अपलोड कर दें। जब चिट्ठियाँ ही सिर्फ चलती थी और फाइलों पर ही सब कुछ लिखा जाता था, ये उस ज़माने की बात है। तो उन्होंने सभी स्तर पर कोशिश की कि उनकी बात को सुना जाए, इस पर कुछ कार्रवाई की। वो सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, उनके बारे में
में किसी से भी आप जानकारी करेंगे तो सभी कहेंगे उनके जैसे ईमानदार लोग कम होते हैं। जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा तो वो धरने पे बैठ गए। ये बहुत एक अभूतपूर्व घटना थी कि एक IAS अधिकारी जो है वो सच्चाई के लिए धरने पे बैठ जाए, और फिर भी आश्चर्य की बात है कि कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, जबकि अखबार खूब छाप रहे थे। खूब अखबार छाप रहे थे। मैं उस समय मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी के यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके कार्यालय में था। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनसे मिलने वहाँ पर गांधी की प्रतिमा के सामने वो बैठे थे, अनशन में बैठे थे। मैं गया उनसे मिलने, और मैं अकेला अधिकारी था जो उनसे मिलने गया। और ये बात जब जिन लोगों को पता लगी तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही उसको उसकी बात नहीं सुन रहे हैं और आप ही उसके धरने पे चले गए। जब मैं धरने पर मिलकर उनसे वापस आया तो रात में मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि भाई क्या आप गए थे धरने स्थल पर, क्योंकि आपका नाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट में है। अच्छा, IB की रिपोर्ट में नाम हो गया है। रोज की रिपोर्ट आती है कौन क्या हो रहा है। मैंने कहा हाँ मैं गया था। तो कहे कि क्यों गए थे। हमने कहा साहब ऐसा जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा झल्ला के कहा क्या कह रहा है। तो मैंने उस पर पूरी वो बताई कि साहब ये बात बिल्कुल सही है, इतनी फाइलें गायब हुई, नीचे से ऊपर सबको पता है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी दौरान ये IAS एसोसिएशन की जो आम सभा, एक बड़ी बॉडी है जिसमें करीब 550 सदस्य होते हैं, और आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में सभी बड़े पदों पर बैठे लोग उसके सदस्य हैं, उसकी बैठक थी। और उस बैठक को लेकर ये मुख्यमंत्री थोड़े चिंतित थे कि कहीं इस बैठक की मुद्दा न उठे, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं है और आपके खिलाफ बोल रही है। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी कल सुबह जो है आपको 8 बजे बुलाया है। तो जब मैं सुबह गया तो उस समय सचिव मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे वो भी बैठे थे, वो अभी भी हैं, और मैं था और मुख्यमंत्री जी थे। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा भाई देखो कल कुछ होना नहीं चाहिए, आज कुछ होना, हाँ कल कुछ होना नहीं चाहिए और इसको देख लेना। मीटिंग शुरू उसी दिन की बात है। वो मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग शुरू होने पे जैसा होता था किसी ने कोई बात ही नहीं उठाई, मतलब बड़े सामान्य ढंग से 1.5-2-3 घंटे तक चलती रही। मुझे देख के बहुत कष्ट हुआ कि भाई ये कैसे से लोग हैं जिनको इतनी बड़ी चीज़ पर कोई भी किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, कोई बोल ही नहीं रहा। मैं इससे विचलित हुआ और जब मैंने ये समझ लिया कि मीटिंग ख़त्म होने वाली, तो मैंने हाथ उठाया और कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। मैं गया, मैंने जो भी मेरे मतलब में आपसे पहले इसका जिक्र भी नहीं हुआ था इस घटना का? किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने उस अधिकारी का नाम नहीं लिया, न किसी ने इस बात की चर्चा की कि इस तरह की घटना कुछ हुई है। तो हमने सुना था कि ब्यूरोक्रेसी IAS एसोसिएशन अपने अधिकारियों के संग खड़ी होती है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, पर बावजूद इसके देखिए मेरा जो अनुभव है, मैं बड़े साफ शब्दों में कहूँगा, ये बेसिकली अपने स्वार्थ के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए लोग खड़े होते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। देखिए होता क्या है कि ये जो संघ है, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, ये चाहे IAS की हो, चाहे अन्य सर्विसेज की हो, किसी की भी हो, जब इनको लगता है कि इस मुद्दे को न उठाने पर आम जो प्रोटेक्शन, आम लोगों का जो मेंबर्स हैं उनके प्रोटेक्शन में कमी आएगी, तब लोग बोलते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि सिद्धांत पर कोई बात कहता हो या जनहित में कोई बात कह रहा हो, तो ऐसा नहीं है। वही परिलक्षित साफ हुआ कि किसी को जनहित या जैसे कहते हैं देश या संविधान या उससे कोई मतलब नहीं था। ये उनको भय था कि अगर इस तरह के मामले जैसे अगर उठते हैं, जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी को निलंबित कर दिया जाए, सब इकट्ठे हो जाएंगे कि निलंबित न किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की बात आ जाए, ईमानदारी ऑनेस्टी आ जाए, तो मैंने तो नहीं देखा कि कभी संघ ने कभी इस पर कोई कार्रवाई करने का सोचा। मीटिंग पहुंचते हैं, फिर से आपने जिक्र कर दिया कि इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उसके बाद वो जो इस मीटिंग के बाद जब मैंने ये बातें मीटिंग में कही दौरान, तो नेचुरली ये सब बात पता लग गई मुख्यमंत्री जी को। ये मैं उस समय के नेताओं का बड़प्पन कहूँगा कि उन्होंने उस पर कुछ भी नहीं कहा। आज के समय में मुझे फिर कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस अधिकारी का क्रूड शब्द में क्या बैंड बजा दिया जाता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सिर्फ ये हुआ कि मेरा स्थानांतरण का प्रस्ताव जो है वो दूसरी जगह के लिए कर दिया गया, जिसका मैंने अपने अधिकारियों से उसका विरोध किया और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कारण है। कानपुर में आपको पोस्ट किया जा रहा था? जी हाँ, कानपुर देहात में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में मेरा प्रस्ताव किया गया, मैंने उसको जाके मना कर दिया। उसके बाद जो है उसी दिन शाम को
एक लिस्ट निकली, ट्रांसफ़र लिस्ट निकली, और अगले दिन हम और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग हवाई जहाज़ से जा रहे थे दिल्ली, अपना वो जो स्टेट प्लेन होता है, तो उसमें चर्चा उन्होंने खुद ही छेड़ी कि भाई ये कैसा चल रहा है। उनका होता है अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं, वो फीडबैक लेते हैं कि भाई कैसा चल रहा है। तो जैसे उन्होंने ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली थी, तो मैंने कहा नहीं सर, आज ट्रांसफ़र लिस्ट बहुत अच्छी निकली है, ठीक ठाक लोगों को, जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी पद दिए गए हैं। मेरे कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें अगर वहाँ नहीं जाना था तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। उन्होंने इस पर इतना कहा, उन्होंने मुझसे कहना चाहिए था, मेरे अधिकारियों को तुमने जाके क्यों कहा, जबकि तुम तो मेरे साथ काम करते हो। मैंने कभी मना नहीं किया कि तुम जब चाहो आओ मुझसे मिलने के लिए। तो ये मुझे लगा कि हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि मुझे कहना चाहिए था। मैंने कहा नहीं साहब क्षमा करिएगा कि मैंने ये आपसे नहीं कहा, उनसे कह दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं उनके साथ फिर 1-1.5 साल तक उनके साथ बना रहा। ये उस समय के नेताओं का बड़ापन था। अच्छा, उस समय वाली बात थी। उस समय से थोड़ा और पीछे चल लेते हैं। एक कॉल आया आपको और आटे मिल के एक ओनर ने आपसे कहा कि देख लीजिएगा, ख्याल रखिए, और अगले दिन सुबह आपका ट्रांसफ़र हो गया था। मैं उस समय रीजनल फूड कंट्रोलर, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, जो सारे किसानों से गेहूं और चावल की खरीद करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। क्योंकि आज जो आप MRP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP और ये सब देखते हैं, ये बेसिकली उसको करने का काम जो है ये रीजनल फूड कंट्रोलर करता है। अच्छा। हाँ, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत भ्रष्ट है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। देखिए, हम लोग लाखों टन उसकी एक डिवीज़न में गेहूं और चावल की खरीद किया करते हैं। और पुनः मैंने पुस्तक में भी लिखा है, किताब में भी लिखा है कि कमीशन बंधा रहता है हर बोरे पर, इसका फला को इतना मिलेगा, फला को इतना मिलेगा। उससे होता है कि बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी हो जाती है। उसी पद पर रहते हुए आटे मिल पर एक रेड हुई। उस समय कंट्रोल का ज़माना था, आपको याद होगा कि ये 1984 की बात है। नहीं, मुझे याद इसलिए नहीं होगी, मैं 2000 की पैदाइश हूँ, आप हर चीज़ बता तो जो लोग पाठक लोग जो बात के हैं उनको ये ज्ञात नहीं होगा। उस समय कंट्रोल रहता था, ये एक सीमा रहती थी कि आप इससे ज़्यादा आप ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब नहीं। वो उस समय की स्थितियों को देखते हुए स्टोर करने की लिमिट थी, इस स्टोर करने की लिमिट थी, और उनका जो प्रोडक्शन करना था उनको, उस प्रोडक्शन को वो ना करके दूसरी चीज़ कुछ और कर रहे थे। वो जब उनके यहाँ रेट पड़ा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा साहब आप ये रेट को रुकवा दीजिए, गलत हो रहा है। तो मैंने अपने अधिकारियों से पूछा, उसमें टेलीफोन हुआ करता था, ये बाकी मोबाइल तो था नहीं। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया साहब ये सर बहुत बड़ी इन्होंने गलती की है और ये हम कितने सालों से करते चले आ रहे हैं। तरह तरह के उन्होंने तथ्य बताए। उनका फिर फ़ोन आया, तो मैंने कहा नहीं आपने गलत किया है और ये ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा देखिए साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें ठीक मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये तो कानून है, नियम है, यहाँ की व्यवस्था है। फिर उन्होंने इस पर कहा देखिए आप नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। उन्होंने सीधे थ्रेट दिया। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कार्रवाई चलती रही। अगले दिन सुबह जब मैं अपने फूड सेक्रेटरी, खाद्य सचिव से मिलने मीटिंग के दौरान गया, तब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारा तो रात में ट्रांसफ़र हो गया। आपसे कह रहे स्वागत है, स्वागत है। तो मैं समझा नहीं किस बात का स्वागत, मैं तो रोज मिलता था उनसे। मैंने कहा सर किस बात का स्वागत? उन्होंने कहा भाई आप तो हमारे विभाग में आ गए हो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर। तब मुझे समझ में आ गया। कहा जाता है कि वो था वो हमारे तत्कालीन मुख्य, उस समय सरकार बदल गई थी, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उनसे बहुत घनिष्ठ थे वो, जो मिल का मालिक था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं वो तो सत्ता प्रतिष्ठान के संरक्षण में अधिकारी का रातों रात तबादला कर दिया गया। एक केस और हुआ था, पहली बार भारत के इतिहास में केंद्र सरकार की एक संस्था के गोदाम से पुलिस भेजकर कट्टे निकाल लिए गए। कट्टे खाने वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो वो बोरे होते हैं चीनी के बोरे। हाँ, चीनी के बोरे निकाल लिए गए और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसमें गई थी। कलेक्टर से आपने कह दिया था कि बनारस में जाओ और जाकर ले आओ। ये क्या पूरा प्रकरण था? देखिए उस समय चीनी की बहुत कमी हुआ करती थी और चीनी हम लोग आयात करते थे। ये कब की बात है? ये 1985 की बात है। बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने टेलीग्राम हुआ करता था, टेलेक्स होता, वो भेजा कि साहब ऐसा है कि चीनी की बहुत किल्लत है और एक रैक मतलब पूरी 24 डब्बों की गाड़ी जो आयातित चीनी जो है वो कांडला एयरपोर्ट से आके खड़ी है। विदेश से मंगाई जाती थी? विदेश से मंगाई जाती थी। यहाँ चीनी की प्रोडक्शन नहीं था और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी लोग उस चीनी को दे नहीं रहे, जो कि केंद्र सरकार के तहत आते हैं। और वो हर बोरे पर पैसा मांग रहे हैं, कहते हैं इतना पैसा दोगे तभी देंगे।
ये सुन के मुझे बड़ा, मैं स्वयं ही, मेरी 6 साल की सर्विस थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने फिर उससे फ़ोन करके फिर बात की तो उन्होंने कहा ये सच है भाई, और ये देखो ये अंधेर हो रहा है। तो मैं अपने खास सचिव के पास गया, मैंने कहा साहब ये तो अंधेर है, इसमें कुछ करना चाहिए। तो वो इस तरह के थोड़ा सरल स्वभाव के, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है जो चाहो करो। तो मुझे दिमाग में यही आया कि भाई इसमें जो है सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन होना चाहिए। मैंने वो निर्देश बनाए कि ये पुलिस लगाकर पूरी रैक को बाहर निकलवाइए और अपने संरक्षण में पूरी बांट दीजिए। जब मैंने ये रखा तो खाद्य सचिव, उन्होंने कहा तुमने देख लिया? हमने कहा देख लिया। क्या है, क्या क्या निर्देश है? मैंने कहा साहब ये निर्देश है। तो कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा ये ठीक है? हमने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका रास्ता क्या है? वो रिश्वत मांग रहे हैं, क्या हम लोग उसको डीएम से कह दें कि तुम रिश्वत दे दो इसे और तब चीनी पटवाओ? कहा बात तो सही है। तो आपने ये कहा कि पुलिस जाब्ता लेकर जाइए और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वहां से जबरदस्ती माने पूरे पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करते हुए चीनी के रैक निकाल लाइए। जी बिल्कुल कहा गया और यही हुआ। पूरी फोर्स गई, वो पूरी रैक बाहर निकाली गई एफसीआई के गोडाउन से और पूरी चीनी अधिकारियों के सामने राशन के कोटेदारों को बांटी गई, जो जाकर जनता को मिली। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, ये मैं दुर्भाग्य से ये स्थितियाँ आज भी विद्यमान है, लेकिन कोई इस पर बोलने को तैयार ही नहीं और ना कुछ करने को तैयार है। मेरा ये जो अनुभव जो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई ये सब चीज़ें कौन देखेगा अगर हम लोग नहीं देखेंगे, हमारी राजनीतिक सत्ता नहीं देखेगी, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में है जिनका काम है देखने का, तो आखिर देखेगा कौन? जनता को तो कुछ पता ही नहीं। देखा आपने अमेठी में भी था, सुल्तानपुर का उसका किस्सा हुआ करता था। अमेठी 1990 के आखिरी दशक के आखिरी सालों में, 81-82 की बात है। हाँ नहीं, जब अमेठी अलग जिला बना है 90 के दशक के आखिरी में, तब तक सुल्तानपुर का हिस्सा हुआ करता था। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता, आप जैसे कि दर्शकों को पता होगा, सुल्तानपुर माफी जगह अमेठी जब उस वक्त सुल्तानपुर के अंतर्गत आता था तो ये कांग्रेस की एक बहुत ही परंपरागत गढ़ की सीट रही है। फिर अभी स्मृति ईरानी 19 का चुनाव इसमें जीती और अमेठी संग्राम पर हमने किताब वाला भी किया, बड़ी मार्के की किताब है। मैं किस्से पर लौटता हूँ, क्या हो रहा था उस वक्त? कांग्रेस कार्यकर्ता उसे कैसे इस्तेमाल करते? क्या आपकी कभी राजीव गांधी से कोई मुलाकात बातचीत रही या क्या परिस्थिति थी? देखिए, राजीव जी उस समय सांसद थे वहाँ से, अमेठी से, और जब मैं वहाँ पे पोस्ट हुआ सुल्तानपुर में, मैं एक दूसरी जो सब डिवीज़न वहाँ का एसडीएम था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर मैं थोड़ा संवेदनशील था कि कुछ अगर गलत हो रहा तो मैं हमेशा बताता था अपने अधिकारियों को। तो मुझे पता लगा, मुझे जानकारी मिली कि अमेठी में जो भी सरकारी वाहन थे, ब्लॉक में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जो जीपें थीं, इसी तरह कुछ और अधिकारियों की गाड़ियां थीं, वो सब गाड़ियां कांग्रेस के जो पदाधिकारियों के पास थीं और वो लोग उससे अपना काम करते थे। ये सोचिए आप, इस देश की राजनीतिक स्थिति में सन 80, 81, 82 में हुआ करता था, तो आज क्या होता होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये बात मुझे जानकारी जब मिली तो उस समय जो तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट थे, ये उनकी जानकारी में था। मैंने उनसे कहा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि वही जो जिलाधिकारी थे उस समय, वो बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने और यूपीए की सरकार में सेक्रेटरी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसलिए उनको ये सब नहीं दिखा। कुछ समय बाद उनका स्थानांतरण हुआ, दूसरे जिलाधिकारी आए, वो ईमानदार थे। तो मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सब हो रहा है, हो क्या सकता है? तो उन्होंने जानकारी की तो सच निकली बात। ये नेपाल वाला भी प्रकरण उसी वक्त हुआ था? जी हाँ, ये जो पूर्व जिलाधिकारी थे, एक दिन, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है, एक दिन एक बार मुझे ज्ञात हुआ कि जनपद के कुछ अधिकारी जिलाधिकारी सहित नेपाल चले गए हैं। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, मैं उनका सबॉर्डिनेट था, लेकिन ये मुझे जानकारी मिली कि उनमें से एक न्यायिक सेवा का अधिकारी भी उसमें नेपाल गया है। तो मेरे पिताजी वहीं पर, फादर हमारे डिस्ट्रिक्ट जज थे, मैं वहाँ एसडीएम था, वो डिस्ट्रिक्ट जज पोस्टेड थे। तो एक दिन खाना खाने बैठे, मैंने ऐसे ही कहा कि आपका एक वो जो नाम हमने लिया, उनको बताया कि आपका अफसर गया हुआ है, आपने छुट्टी दी थी क्या उसे? कितने दिन छुट्टी पे गया? मैं ऐसे पूछा। तो उन्होंने कहा कौन? मुझसे तो किसी छुट्टी नहीं ली। तो मैंने नाम बताया, कहा कि वो तो गए हुए हैं वहाँ पर। कहा तुम्हें कैसे पता? हमने कहा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 2-3 अधिकारी और भी गए हुए हैं। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा आई कि भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी दूसरे देश में चला जाए बिना छुट्टी लिए हुए और बिना बताए हुए, क्योंकि आपको दूसरे देश में जाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। आज भी नियम है, तब भी ये नियम था। नेपाल के लिए भी नियम लागू होता था? जी हाँ। अच्छा।
आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अगर अपने देश छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं वहाँ। ये बहुत बिल्कुल सही है। आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको बताइए किस कारण से जा रहे हैं आप सरकारी सेवा में, आप सरकार के प्रतिनिधि की तरह हैं। आपके साथ कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पूरी देश की सरकार फिर लग जाती है उसको बचाने में। मुझे जब जानकारी मिली, मैंने बताया, तो उन्होंने फिर उस अधिकारी के लौट के आने के बाद पूछताछ शुरू की और उस अधिकारी को बहुत समय तक उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जो अधिकारी, जो हम लोग के प्रशासनिक अधिकारी गए, तो उनका कुछ भी नहीं हुआ। एक खामियाजा आपने भी भुगता ट्रांसफ़र को लेकर। किस्सा मैं बहुत संक्षेप में ऊपर मतलब इसके पॉइंटर्स रख रहा हूँ, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपके कनिष्ठ एक अधिकारी थे जो कि परगना अधिकारी, अच्छा मैंने भी एक नया टर्म सीखा है, परगना अधिकारी, इसका मतलब होता है एसडीएम। इसका हिंदी मुझे आज ही पता चला। इस पर भी आऊँगा कि आईएएस वालों की हिंदी इतनी ऐसे टफ सी क्यों होती है। बहरहाल, एक परगना अधिकारी थे, एसडीएम थे। वो स्थानीय जो आपके मतलब उस पार्टी के पर्टिकुलरली कार्यकर्ता थे, विधायक थे, उन्होंने आपसे कहा कि साहब इसका ट्रांसफ़र कर दीजिए, और आपने कहा कि नहीं, न्याय संगत है, बहुत कर्मठ है, बहुत ईमानदार है, नहीं होगा। राजस्व मंत्री आए, आपके साथ मीटिंग हुई, फिर कहा गया ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपकी बहुत लंबी पत्राचार व्यवस्था चली, आपने मना किया और अंत में आपका ही ट्रांसफ़र कर दिया गया और आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया था। क्या पूरा प्रकरण था और इतना कैसे स्ट्रॉन्ग आप मतलब खड़े हो पाए अपने किसी जूनियर अफसर के लिए? देखिए, ये बात सन 1992 के शुरुआती दिनों की है, जनवरी फरवरी की। देखिए, हमारी व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे व्यवस्था में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप कानून के अनुसार काम न करिए, आप मेरी मर्जी के अनुसार काम करिए। देखिए, वो रोग आज भी है और इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या कहिए, राजनीतिक व्यवस्था की समस्या कहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको जितनी जल्दी हम लोग समझें उतना अच्छा है। अपेक्षा की जाती है कि हमारे लोगों की बात सुनिए। आप ये बताइए कि जब आपके देश में कानून का राज है, संविधान के अनुसार काम करने की ही सिर्फ लोगों को अनुमति है, सभी कानून नियम बने हुए हैं, तो कैसे कोई राजनीतिक दल और उसकी सरकार ये कह सकती है कि हमारे लोगों का, मतलब हमारी पार्टी के लोगों का, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारी पार्टी के सांसदों का, हमारी पार्टी के एमएलएस की बात को ज़्यादा सुनी जाए? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश में तो कानून के अनुसार ही हो सकता है। इस अधिकारी बहुत ईमानदार अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, ये बहुत ही निष्ठा से काम कर रहे थे और इन्होंने जनता का बहुत भला किया। लेकिन उससे जो पार्टी के लोग थे, उस समय भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके पार्टी के लोग अप्रसन्न हुए। क्यों? वो चाहते थे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य हो, कानून के अनुसार कार्य ना हो, और वो रोग ही आज हमारे देश के लोकतंत्र को चाट रहा है। आप जितनी भी परिस्थितियां देखें, बहुत पुराना रोग है, उसके पीछे एक ही चीज़ है, मेरी मर्जी चले, कानून की बात मत करो, कानून की बात करोगे तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे। जब मैंने समझाया कि भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको हटा देते हैं तो कोई भी अधिकारी फिर सही ढंग से काम क्यों करेगा? वो कहेगा भाई काम करने से कोई मेरा साथ तो देता नहीं, और मैं तो नियम के अनुसार काम कर रहा हूँ और मुझे ही आप हटा देते हो और इधर से उधर कर देते हो, तो मनोबल गिरेगा। मनोबल गिरेगा। राजस्व मंत्री जी जनपद के दौरे पर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इनको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो बड़े नाराज़ चल रहे हैं। आप तो समझते हैं राजनीति में क्या होता है। हमने कहा साहब मुझे तो नहीं लगता कि किया जाना चाहिए, इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगा इसे। मुख्यमंत्री तक बात गई, कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने अपने ही स्तर से आदेश जारी कर दिया। मैंने तो अपने स्तर पर नहीं हटाया उसे एक तहसील से दूसरे तहसील, लेकिन उनको वहाँ से जनपद से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने इस पर तुरंत प्रोटेस्ट किया कि भाई सब गलत कर रहे हैं आपने उसको हटाया क्यों, पहले मुझे बता दीजिए, जबकि उसने कोई गलती नहीं किया। प्रशासनिक जो नियम है वो ये है कि 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं होते, जब 2 कारणों से हो सकते हैं, या तो वो खुद चाहे अधिकारी या प्रशासनिक कारण हो, उसके खिलाफ शिकायत हो, वो काम ठीक न कर रहा हो। मैंने कहा, लिख कर कहा कि भाई इसने कुछ गलत किया नहीं, ना मैंने उसका ट्रांसफ़र रिकमेंड किया, ना हमारे कमिश्नर ने किया, तो आपने क्यों हटाया? 7-8 बार उन्होंने ऑर्डर भेजे कि इसको रिलीव करो। मैंने कहा कि नहीं, आप पहले कारण बताइए क्यों आपने इसको हटाया। 7-8 बार ऑर्डर आ चुके थे। जी। तो सरकार से लिख के आया, कारण बताने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। मैंने इस पर फिर लिखा कि आखिर सरकार है कौन, आप क्या समझते हो? मैंने लिखा ये, आप क्या समझते हो मुख्यमंत्री सरकार है? नहीं, उस अधिकारी के लिए मैं भी सरकार हूँ, मेरा कमिश्नर भी सरकार है और लोग बैठे सरकार है। आप हमें पता होना चाहिए, जिससे मैं उस अधिकारी को बता दूं कि तुम्हारा ट्रांसफ़र इसलिए किया गया है क्योंकि तुमने ये गलत किया। अंत में वही हुआ। मैंने लिखा कि देखिए इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाएगा, बेटर है आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो भी नहीं किया उन्होंने। अंत में जब उन्होंने रिलीव कर दिया,
मैंने फिर उस आदेश का अनुपालन नहीं किया। उसके बाद मुझे वहाँ से हटाया गया और मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई मेरे खिलाफ शुरू की गई। मैंने उसका 10 पन्ने का जो अनुशासनात्मक कार्रवाई मेरे खिलाफ की गई उस पर मैंने चार्जशीट का 10 पन्ने का उत्तर दिया। इस किताब मैंने लगाया। मैंने सिर्फ एक सीधा सा सवाल किया। हमने कहा देखिए, आप ही कहते हैं, आपका देश का कानून कहता है कि नियम के अनुसार काम हो, कानून के अनुसार काम हो। अब आप ये चाहते हैं कि कानून के अनुसार काम ना हो बल्कि हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे पार्टी के नेताओं के कहने पे काम हो। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने नियम में एक संशोधन कर दें कि अधिकारी लोग सामान्यतः कानून और नियम के अनुसार काम करेंगे, लेकिन अगर पार्टी का सांसद, विधायक या पदाधिकारी कहे तो वो काम कर दिया जाए। और ये रोग अक्रॉस पार्टीज है, हर पार्टी यही कहती है। आप जब कभी भी ये बात कहें, सुने कि भाई हमारे पार्टी के लोगों की चल रही है, इसका मतलब है देश का कानून ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि पार्टी के लोग या नेता या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो कहे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देश के कानून में ये इसकी व्यवस्था है ही नहीं। एक ही चीज़ की है कि जो भी होगा वो संविधान परख होगा, संविधान के तहत बनाए गए कानूनों के अनुसार होगा। तो आपकी मर्जी कहाँ से ऑफिशियल ऑर्डर के साथ होगा, आपकी मर्जी कहाँ से आ जाती है? इसको मैंने लिखकर ये कहा। खैर उसके बाद ये कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई। वो जो बाबरी मस्जिद का वो डिमोलिशन हुआ था, मुझे ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 7 दिसंबर 1992 पोस्ट किया गया। फिर ये कार्रवाई, इसको कल्याण सिंह जी ने दंडित किया मुझे, और उसके बाद इसको पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा अप्रूवल के लिए। तो वहाँ से पब्लिक सर्विस कमीशन यही कहा कि अधिकारी ठीक कह रहा है, आपको कारण बताना चाहिए था, इसलिए इस कार्रवाई को हम लोग अनुमोदित नहीं करते। अच्छा, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पीछे खड़ा हुआ? मना कर दिया। अच्छा, एक इसी वाक्य में जिक्र बिला आपकी किताब पर आते आते ही चंद्रा स्वामी कुछ अनुमति मांग रहे थे नरसिम्हा राव के। मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत अच्छी तरह याद न भी हो कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे, और हमने तो ये भी किस्से सुने हैं कि एक बार उन्हें एक राज्य के मुख्यमंत्री जो बाद में बने, उन्होंने उनके पाँव नहीं छुए तो उनको मिनिस्ट्री पद से अपनी हाथ धोना पड़ गया था। तो क्या प्रभाव था और आपसे क्या अनुमति चाहते थे वो? देखिए, मैं उस समय जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद था। 1993? ये 1992 की बात है। और 7 दिसंबर 1992 को मैं वहाँ गया था, और ये बात है अप्रैल के आसपास जो है ये मेरे पास ये कहलाया गया मुझे। उसमें गवर्नर रूल था, राष्ट्रपति शासन चल रहा था। वहाँ से ये आया कि चंद्रा स्वामी जी जो कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री के बहुत निकट थे, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं, सोम यज्ञ, और उसके लिए उन्होंने एक जगह इंगित की है कि वहीं पर वो करेंगे यज्ञ। तो हम लोगों ने जांच पड़ताल कराई। वो जो यज्ञ का स्थल बता रहे थे वो सरकारी भूमि थी, और जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो परिसर था जिसको हम लोगों ने पूरा सिक्योर कर रखा था, विवाद चल रहा था। हाँ जी, विवाद चल, उसको पूरा सिक्योर था। उस सिक्योरिटी के कॉर्डन के अंदर वो था। तो हम लोगों ने इसको कहा कि देखिए ये ठीक नहीं है। एक तो ये सरकारी ज़मीन है, कल आज आपने चंद्रा स्वामी के लिए दिया, कल अगर दूसरे वर्ग के लोग भी वहाँ पर कुछ आयोजन करना चाहेंगे तो उसके लिए भी देना पड़ेगा, और फिर मैं कानून के अनुसार उसको भी दूंगा। क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? क्योंकि एक तरह का एग्जाम्पल पहले से ही है। एग्जाम्पल पहले तो इस पर कहा गया नहीं ये तो आर्टिफिशियल सवाल है, ये तो काल्पनिक सवाल है। मैंने कहा नहीं, काल्पनिक से ये सही सवाल है, तो हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं, आपको बहुत अच्छा स्थल देंगे, आप बढ़िया यज्ञ करिए। लेकिन उनकी जिद थी कि यज्ञ यहीं पर होगा। अंत में राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल ने लिखित आदेश किया कि यह अनुमति दी जाती है। वो आदेश कम्युनिकेट किया चीफ सेक्रेटरी ने, तो हमने फिर मना कर दिया। हमने कहा साहब ऐसा है कि ये अधिकार क्षेत्र मेरा है, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था और नियम। गवर्नर के ऑर्डर की पालना नहीं किया, रिटर्न ऑर्डर की। जी हाँ। और उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बुलाया गया, हमारे कमिश्नर भी गए साथ में। उन्होंने कहा भाई ये, उन्होंने 2 ही चीज़ पूछी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि इंग्लिश में कह रहे थे, हिंदी में कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि क्या आप समझ रहे हो जो क्या कर रहे हो? हमने कहा था मैं समझ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। क्या है, क्या इसके परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार हो? हमने कहा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। कैसे परिणाम? मतलब आप निलंबित हो जाओगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। मैंने कहा मैं सब तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब तो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल करो। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली आपका ही राइट था उस इलाके पर। जी हाँ, क्योंकि अंत में कुछ भी होता, जैसे मैंने 2 ही सवाल पूछे थे, वो सरकारी ज़मीन है, उस कॉर्डन के तहत अंदर है। अगर कल दूसरे वर्ग के लोग वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या आयोजन करने के लिए अगर अनुमति मांगे तो फिर मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए इस देश के कानून में एक वर्ग दूसरे वर्ग में कोई विभेद
नहीं है, सब बराबर है, धर्म जाति कोई मैटर नहीं कोई करती। मैटर नहीं करती। इस पर कहा गया कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद तुरंत ही जैसे मैंने ये रिजेक्ट किया परमिशन उनकी, अगले दिन मेरा स्थानांतरण लखीमपुर खीरी कर दिया गया। अच्छा, लखीमपुर खीरी से पहले थोड़ा सा, आजमगढ़ की एक मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भागना क्यों पड़ गया था, ऐसे क्या बात कही थी आपने? देखिए, ये इस पूरी व्यवस्था का एक काला सच है कि हमारे जो भी जो कार्य, हमारे जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, अगर इनको सिर्फ ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दें तो इस देश का नक्शा तुरंत बदल जाएगा, लेकिन वो होने नहीं पाता। मैं जब मेरी 4 साल की सर्विस थी, मैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ में नियुक्त हुआ, तो वहाँ पर मैंने कोशिश की, क्योंकि बड़ा जिला था आजमगढ़ और आपको थोड़ा सा जिले के हिसाब से। जी हाँ, तो वहाँ पर मैंने कोशिश की कि वहाँ पर चीज़ें ठीक की जाएँ, जो भी गलत सलत हो रहा उसको रोका जाए। कुछ ही समय बाद मुझे ये जो मैं प्रयास कर रहा था उसमें मुझे बाधाएं जो है जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से मिलने लगी। उसके कारण मुझे जो है ये थोड़ा अंदेशा होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, कि जिला मजिस्ट्रेट जो कि उस बॉडी के अध्यक्ष हुआ आपकी करते क्या थे। डिमांड थी सर, मतलब किस चीज़ की शिकायत कर रहे थे? मैं कुछ लोगों, जो लोग गलत कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको संस्तुति करता था। चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर थी, मेरे पास पावर नहीं थी। मेरे पास पावर होती तो मैं खुद कर देता। मैं उनको हमेशा कहता था, साहब इसके खिलाफ चार्जशीट कर दीजिए या इसको वहाँ से हटा दीजिए, तो वो बिल्कुल सुनते नहीं थे। एक DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्राम विकास प्राधिकरण की मीटिंग थी, उसमें जिला मजिस्ट्रेट भी बैठे थे, सारे विधायक लोग भी उसके मेंबर हुआ करते हैं। तो उसमें एक विधायक ने शिकायत की कि भाई ये जो एक एजेंसी है ये बहुत ही ख़राब काम कर रही है, आप लोग उसको क्यों पैसे दे देते हैं। तो मैंने हमसे पूछा उन्होंने कि आप क्यों दे देते हैं। हमने कहा था मैं बिल्कुल नहीं देता। उसी पे मैंने कहा कि देखिए, इस एजेंसी को मैंने पैसा देने के लिए मना किया था और मैंने लिखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्ताव भेजा था कि देखिए इस एजेंसी का नाम काट दीजिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी कलम से उस एजेंसी को ही दिया, बाकी का नाम काट दिया, जिसका आपने नाम रिकमेंड किया था कि जिसका इसको नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है, और जिसके बारे में विधायक लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ बहुत बेईमानी चल रही है, पूरा का पूरा पैसा खा जाता है, उसी का नाम उन्होंने रिकमेंड कर दिया। ये सुनते ही विधायक लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि आपने ये किया क्यों, अब बताओ। जब हम लोग भी कह रहे थे, पिछली मीटिंग में हम लोगों ने कहा था, इसको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने भी कहा कि नहीं करना चाहिए, आपने क्यों किया। अब उनके पास कोई उत्तर तो था नहीं। तो जो विधायक लोग बहुत नाराज़ होने लगे, उनको काफ़ी दबाव, मतलब जिसे कहते हैं हर कुछ कहने लगे, और उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया, भाई आप बहुत बेईमान हैं, क्योंकि सबको पता था। ये उनके पास और कोई चारा नहीं था कि उठते हुए मीटिंग छोड़कर। और आपने भी कुछ बात कही थी वहाँ पर उस मीटिंग में? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया, हमने फाइल निकाली। मैंने कहा आप ही ने तो किया है। अच्छा, ये करते ही वो चुप हो गए, और उसके बाद फिर हंगामा हुआ, वो निकल के भाग गए। हंगामा, ये कीवर्ड है, इसमें थोड़ा और आगे पीछे निकल लेता हूँ मैं। श्री प्रकाश शुक्ला के लिक्विडेशन में भी आपका योगदान था, या आपने कुछ पार्टिसिपेट था? उसका क्या मतलब किस तरह का प्रभुत्व था उसका, या वो क्या उसमें आपका पूरा रोल रहा सर? देखिए, उस समय मेरा बहुत खूंखार अपराधी था, इतना ही मैं बताता हूँ, बाकी सारा मेरा डायरेक्ट रोल तो नहीं था मुझे, लेकिन जानकारियाँ थी, चूँकि वो बहुत दुर्दांत अपराधी था, जैसा सभी लोग जानते हैं, और वो एक तरह से लोगों के लिए थ्रेट बन गया था। और उसने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को मारने की धमकी दे चुका था, कल्याण सिंह जी को मारने की तक की धमकी दे डाला था। इसलिए ये प्रशासन के लिए और पुलिस विभाग के लिए चैलेंज बन गया था कि अगर कोई अपराधी मुख्यमंत्री तक को मारने की धमकी दे दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो जनता में क्या होगा, जनता के लिए तो ये हो जाएगा कानून का इकबाल और सब खत्म हो जाएगा। तो उसमें बहुत व्यापक, बहुत समय तक इस पे कार्य करना पड़ा, और कुछ अधिकारियों ने बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और उन्होंने इसकी, जिसे कहते हैं, इतनी गोपनीयता बनाए रखी, और इसको इस तरह से ट्रैक किया कि वो, जिसे कहते हैं, लिटरली वो ट्रैप में आया, और उसको बहुत बहादुरी से, ये बहुत ही बहादुरी का काम था जो इन लोगों ने किया, क्योंकि उनको बहुत खतरा था। वो बहुत हैप्पी गो लकी, इस साइड में वो तुरंत ही गोलियां चला देता, दिल्ली से वो बिल्कुल डरता नहीं था। अगर आप उन्हें उसको थोड़ा भी थ्रेट हुआ, फिर उसको ये नहीं देखना कि कितने लोग मरेंगे, वो सबको मार देता। इसलिए बहुत ही डेंजरस वो था, ऑपरेशन था, लेकिन उसको बहुत सक्सेसफुली लोन किया। इसके लिए वो सब अधिकारी बधाई के पात्र हैं। अच्छा, तो आपको उसमें मेरा डायरेक्टली, चूँकि हम लोग पुलिस का देखिए काम है, लेकिन ये था कि मुझे जानकारियाँ पूरी थी, और जो भी मदद मुझसे मांगी जाती थी वो होता, प्रशासन और पुलिस दोनों मिल के काम करते हैं। आप कहाँ पोस्टेड थे उस वक्त? उस समय मैं कानपुर में। अच्छा, तो मतलब आपको अटैक से पहले या जितने भी हम तो पहले आपको पता था? जी। अच्छा, आपका उसमें, आप उस वक्त कानपुर में पोस्टेड थे, तो आपको उसमें, आपको क्या पता था कि कैसे होने वाला है, या क्या घटनाएं थी उस वक्त?
देखिए ऐसा था कि जो इस इनकाउंटर में जो हुआ उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई जिस पुलिस अधिकारी ने, वो हमारे साथ इटावा ज़िले में एसएसपी थे और वो बड़े शांत स्वभाव के, बड़े कर्मठ और बड़े ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी थे। आज भी उनको जो इस पक्का साहब के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पक्का साहब। हाँ, वो रिटायर हो गए लेकिन पक्का साहब नाम जाने जाते हैं। तो वो पूरी प्लानिंग उनकी और उन्होंने किया। बाकी लोगों जैसे नाम जो सामने आए, जिन जिन लोगों के नाम आए वो दूसरे थे, लेकिन ये सारी प्लानिंग, बिहाइंड द सीन ऑपरेशन, ट्रैकिंग, क्योंकि वो पुलिस के एक्शन में बड़े महारत हासिल थे। तो वो हम लोग हमेशा संपर्क में रहते थे और वो बहुत सी जो जैसे कहते हैं जो प्लानिंग के जो बाद में मैंने उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्रदेश की पुलिस में क्षमता और कार्यकौशल बहुत ज़्यादा है। इसको सिर्फ अगर सही राजनीतिक नेतृत्व मिल जाए, विश्वास मानिए अपराध उखाड़ के फेंक देंगे, इनमें कोई कमी नहीं। लेकिन इनको मैं बिल्कुल बेहिचक कहूँगा, इनको ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। तो आप उसको कानपुर पहुंचे तो उसकी कुछ मतलब उस एनकाउंटर से पहले मीटिंग हो रही थी? हाँ, मतलब हमारी जब मुलाकातें हुआ करती क्यों हम लोग साथ रहे थे। सो वी आर अवेयर ऑफ द कि ऐसा एनकाउंटर होने वाला है दिल्ली में। चल रहा है। आपको ये भी नहीं पता, लेकिन आप सारी चीजें आपको पता थी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि अंत्योदय का घोड़ा कैसा होता है। उसका जरा जिक्र बताएं। आपकी शायद पहली पोस्टिंग है वो मिर्जापुर में, पहली ट्रेनिंग के दौरान ही। ये यहाँ मैं बहराइच की बात है, हुआ क्या कि ट्रेनिंग के दौरान मिर्जापुर आप उससे पहले हैं, सूखा वाला। इससे पहले मैं मिर्जापुर था, उसके बाद मैं यहाँ आया। मतलब ये एक छोटी सी कहानी इसलिए मैंने डाली कि ये इस देश में विकास कार्यक्रमों का सच बताता है। मैं एक दिन गाड़ी से जीप से जा रहा था एक गांव में, बड़ा सुदूर गांव था, वो जंगल का इलाका है। ये बहराइच ज़िले में जो भिनगा तहसील है, बड़े जंगल, अब इसमें श्रावस्ती ज़िला बन गया है। वो पहले भिनगा तहसील थी। वो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। आप मतलब पगडंडियों पर और उसमें खेतों में चलते थे। तो एक पगडंडी टाइप थी, वो थोड़ी गहरी थी दोनों तरफ से, तो उसमें जाना था, जा रहे थे। आगे एक इक्का चल रहा था। इक्का माने? इक्का जो एक घोड़ा लगा होता है और घोड़ा उसको खींचता है और दो पहिए होते हैं। टांगे का एक रिफाइंड फॉर्म है जो ईस्टर्न यूपी में इक्के ही कहा जाता है, इक्का ही चलते हैं। अच्छा। वो घोड़ा खींचता है उसे और दो बड़े बड़े पहिए होते हैं, उसी पे बैठ के। ये बहुत ही कॉमन हमारे देश की, प्रदेश की गुलफाम में जो वो घोड़ा कट जाती लास्ट में, वो सब आप, ये हमारे जैसे कहते हैं ग्रामीण जीवन का ये इंटीग्रल पार्ट था। मैं बचपन में हम लोग गांव में जाते थे, इक्के पे बैठ जाते थे, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी तब, और ये जितनी गाड़ियां देखने कार्य नहीं थी। तो वो इक्का चल रहा था, लेकिन वो घोड़ा खींच नहीं पा रहा था इक्का। तो मेरे साथ नया नवयुवक की खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, वो भी बैठा हुआ था। तो हम लोगों ने कहा भाई ये जीप तो निकल नहीं पाएगी जब तक कि इक्का आगे ना निकले, तो चलो उतरो, इसकी मदद करते हैं। तो हम लोग ने भी धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन वो थोड़ा गहरे में फंस गया था उसका पहिया। तो हमने पूछा भाई ये खींच क्यों नहीं पा रहा है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी थोड़ा हंसा, क्योंकि वो इस काम को करता था, मतलब उसका काम ही ये था करना। उसने कहा साहब ऐसा है कि ये नहीं खींच पाएगा घोड़ा इसको। हमने कहा क्यों? कहा साहब ये अंत्योदय घोड़ा है। बस मैंने समझ नहीं पाया। हमने कहा क्या मतलब? उसने कहा साहब ये अंत्योदय योजना के तहत इसको घोड़ा दिया गया है, और उसका मतलब उसने अपने बिना कहे हंसी ने उसको बता दिया, इन्हें एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये अंत्योदय घोड़ा में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है खरीदने में। मतलब ये इतना कमज़ोर घोड़ा खरीद के दिया ही गया है कि बेचारा बेदम है, इसे घसीट नहीं पाएगा। कहने का मतलब है कि उस घोड़े की खरीद में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार अंत्योदय योजना। एक जानकारी इसमें, मतलब इस किताब के बिल्कुल टाइटल पर आऊँगा, 3 महाभ्रष्ट, उससे पहले, और ये बहुत बाल सुलभ जिज्ञासा टाइप का प्रश्न है मेरा। जो ऑफिशियल ऑर्डर निकलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या बाकी जगहों से, उनकी हिंदी, उनकी आधिकारिक भाषा इतनी कठिन क्यों होती है? हम लोग हिंदी में ठीक ठाक है, मतलब मैं हिंदी ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ, बाकी हमारे दोस्त पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जैसे आपने परगना अधिकारी एक टर्म इस्तेमाल हो गया, रोपण अधिकारी, तो वो हिंदी इतनी टफ क्यों होती है जिसको कॉम्प्रिहेंड करना? चलिए हम लोग तो पत्रकार, हम लोग 4 लोगों को फ़ोन कर लेंगे, लेकिन जो गाँव देहात में गुरबा बैठा है, जो बेचारा मान लीजिए जो रिक्शा चलाता है, जो करता है, वो तो ऑर्डर को समझ ही नहीं पाएगा। अंग्रेजी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिंदी इतनी क्यों टफ होती है आपके ऑफिशियल ऑर्डर्स की? देखिए दिक्कत ये है कि जो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आप मजबूरी में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपको परगनाधिकारी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आधिकारिक नाम वो वही है। आप अगर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट लिखिए तो इंग्लिश हो जाती है, वो जनता को फिर दिक्कत होगी। परगना वो समझता है, तो परगनाधिकारी जो है उसका अधिकारी, तो वो थोड़ा समझता है। इसी तरह के जितने भी शब्दावली प्रयोग होती है प्रशासनिक उसमें बोलचाल में कहें या आदेशों में,
उनमें कोशिश तो रहती है कि क्लिष्ट शब्द न प्रयोग किए जाएं, लेकिन मजबूरी बन जाती है। जैसे आलेख और इसकी आलेख, ये इसका कोई हम लोग हिंदी बना नहीं पाते। नहीं सर, वन गो में तो समझ में नहीं आते ऑफिशियल ऑर्डर, बहुत टफ होता है कि वन गो में आप पूरा ऑफिशियल ऑर्डर एक बार में समझ पाए। मैं समझता हूँ ये है कठिनाई है। अब इंग्लिश की व्यवस्था से जब हम लोग हिंदी में शिफ्ट किए तो जो शब्दावली बनी वो मैं मानता हूँ कि उसमें है ये कठिनाइयाँ हैं कि क्लिष्ट शब्द ज़्यादा आ गए। बोलचाल की भाषा अरबी या फारसी या उर्दू से अगर हम लोग हिंदुस्तानी लेते अगर हम लोग तो ज़्यादा बेटर होता ही। मैं सहमत हूँ इस बात से। थोड़ा सा आम लोगों को समझ में आ पाता, वो भी कुछ बहस एंगेज कर पाते। बहरहाल अब चलता हूँ किताब के टाइटल पर। इसकी पृष्ठभूमि ऐसे समझिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है। मुहिम ये है कि उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी आईएएस ऑफिसर हैं, जो भी उस सिविल सर्विसेज में है बेसिकली, वो सब आएंगे, बैलेट पर चुनाव होगा कि 3 सबसे भ्रष्ट अधिकारियों का चुनाव करना है, यानी उनको नाम लिखने होंगे और सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी पूरे डेमोक्रेटिकली तरीके से, ताकि चुना जाए। मान लीजिए ऐसे कि सब लोग आए, एक एक पर्ची पर नाम लिखा और बताया सब लोगों ने कि साहब हमारे बीच में ये 3 सबसे भ्रष्ट हैं, अपने ऑफिस में अपने रिस्क पर करें ये गेम। बहरहाल ये पूरा होना था। इसमें 3 बार पूरी प्रक्रिया हुई और ये करने के लिए मेरे आज के मेहमान ने ये कहा कि अगर इसमें मान लीजिए जो ग्रुप है वो एक पूरा ग्रुप बना करके इनको टारगेट करता है, तो मैं अपने लिए सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं अगर मेरा नाम इसमें सामने आता है तो। अब बताएं सर तफसील से क्या हुआ था, क्या कंक्लूजन निकला, कैसे प्रोसेस थी, किसने विरोध किया, सब कुछ। देखिए, जब 10-12 साल की मेरी सर्विस हो गई तो मुझे एक बात साफ दिखने लगी, बार बार दिखती थी ये कि हमारे व्यवस्था में जो कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, उसका पालन नहीं हो रहा है और व्यक्ति विशेष की इच्छा का पालन ज़्यादा होता है। ये बात एकदम स्पष्ट हो रही थी। मैंने कुछ उदाहरण आपने जो चर्चा की उसमें भी साफ नज़र के आता था। और इसी के कारण जो आज हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में लोग कहते हैं जनता की सुनवाई नहीं होती, बिना रिश्वत सिफारिश के काम नहीं होता, ये उसी के ऑफशूट्स हैं। उसी का ये दुखद परिणाम है कि आज लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए जो सही भी हैं दर दर भटकना पड़ता है और उनकी कोई सुनता नहीं। देखिए, आज भी ये स्थिति है कि हमारे देश से लोग छोड़कर बाहर जाकर बसने और लोग जो भी संपन्न हो गए अपने बच्चों को बाहर भेजना। मैं पूछता हूँ कि आखिर आपको क्यों ऐसा करते हो, तो लोगों के इस उत्तर आता है कि भाई यहाँ जीवन सामान्य रूप से काटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हर काम के लिए आपके पास ताकत चाहिए, आपके पास सिफारिश चाहिए, आपके पास बल चाहिए, आपके पास पैसा चाहिए, तब होता है। सामान्य लोगों की कोई सुनता नहीं। सोशल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, यस। जबकि विदेशों में जो देश ठीक ठाक चल रहे हैं वहाँ पर आपके सारे काम सामान्य ढंग से होने लगते हैं, इसलिए लोग यहाँ छोड़ के जाते हैं। मैं इसको वापस आता हूँ। लेकिन ये तो बहुत एलीट वाला पॉइंट है ना सर, बहुत प्रिविलेज से आ रहा है ना ये पॉइंट, कि साहब बच्चों को विदेश भेज देंगे। जी, मैं उस पर आता हूँ। ये चीज़ मुझे दिख रही थी कि ये कुछ किया जाना चाहिए कि हम लोग व्यवस्था तो कानून के राज की चला रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष का राज चलता है और अधिकारी वर्ग में कुछ लोगों ने इतने लूट मचा रखी थी कि वो उस समय में सैकड़ों करोड़ के मालिक हो चुके थे, जो आज के हजारों करोड़ से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उन्हें कोई बोलता ही नहीं, तो उनसे लोग डरते थे। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता था उसकी तूती बोलती थी, उसका बोलबाला था, वो मर्जी से लोगों को डराता धमकाता था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराता था। तो भाई इसमें ये अच्छा, सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, सब प्रताड़ित थे। तो इस पर मैंने सोचना शुरू किया, मैंने लोगों से बात की शुरुआत में कि भाई ये क्या चल रहा है, इसको बदलना चाहिए। उस समय तक मुझे ये मेरे मन में ये भाव था कि अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम करे, और ख़ासकर आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर, ये लोग जो ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च लेवल पर बैठे हैं, अगर ये ठीक से काम करें तो देश का काफ़ी भला और समाज काफ़ी भला हो सकता है। ये मेरा तब का अनुभव, मेरे विचार थे जो बाद में बदल गए। मैं भी इस पर आऊँगा। इस पर मैंने चर्चा करना शुरू की तो लोगों ने कहा हाँ भाई कुछ होना चाहिए, ये गलत तो हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, उन्हें कोई बोलता नहीं, और ये लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और सब बदनामी सबकी हो रही है। पूरी आईएएस सर्विस की बदनामी हो रही है, बेईमान 10-20% हैं और बदनामी सबकी हो रही है। सब लोग कहते हैं साहब ये बहुत बेईमान है और ब्यूरोक्रेसी बहुत भ्रष्ट है। इस पर हमने चर्चा की तो अंत में एक बना कि भाई इस पर आगे इसको लेके चलना चाहिए। तो अच्छा, आगे ले आने के लिए फिर लोगों ने सुझाव दिया भाई तुम इसको कर रहे हो, एक चिट्ठी लिखो इस पर। तो मेरे दिमाग में भी आया कि इस चीज़ को आर्टिकुलेट किया जाए। मैंने सबसे पहली चिट्ठी 1994 में लिखी, जो इसकी पुस्तक में लगी हुई है। ये विचार विमर्श लगभग 1 साल तक
एक्सक्यूज मी, चलता रहा। और इस विचार विमर्श के चलने के दौरान ये बात धीरे धीरे कॉन्क्रीट रूप से आने लगी कि हम लोगों को अपनी जो सेल्फ प्योरिफिकेशन, स्वतः शुद्धि का कार्यक्रम करना पड़ेगा। किसी तरीके से ये जो बेईमान तत्व हैं इन पर दबाव बनाना पड़ेगा, आत्मशुद्धि का करके इनको दबाव बनाना पड़ेगा। इनको कहना पड़ेगा या तो सुधरो, नहीं बाहर जाओ। और हम लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे संयुक्त रूप से, और पॉलिटिकल मास्टर से कहेंगे कि ये लोग देखिए गलत हैं, इनके साथ आप मत खड़े होइए, आप इनको दंडित करिए। इस विचार से बात शुरू हुई। अंत में ये बात समझ में नहीं आ रही था कि इसको कैसे किया जाए। तो चर्चा में ये बात आई कि इसको हम लोग को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो हम लोग को डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मेथड होना चाहिए, इसमें ओपननेस होनी चाहिए, कोई प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में आई कि इसको अगर हम लोग वोट करें, सारे जो देखिए होता क्या है कि सर्विस में या किसी समूह में हर आदमी एक दूसरे को जानता है, कौन किस स्वभाव का है, किसका आचरण कैसा है, किसका चरित्र कैसा, सबको पता रहता है। अगर लंबे समय तक कुछ समय काम कर लें तो ये बेस्ट बॉन्डिंग सी बन जाती है और सब लोग जानते हैं कि कौन कैसा है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि अगर सब लोग मिलकर इस बात को विचार करें और ये आइडेंटिफाई करें कि भाई ये हमारे बीच से गलत लोग कौन है, तो होगा कि उन पर बहुत दबाव बनेगा, उनके ऊपर एक जो सोशल प्रेशर होता है वो बनेगा, और उस सोशल प्रेशर के चलते शायद वो सुधर जाएं। इस विचार को लेकर हम लोगों ने ये 3 महाभ्रष्ट लोगों को चुनने का एक वोटिंग का सिस्टम बनाया। ये रास्ता बड़ा दुरूह था, मैं इसको बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, पुस्तक में मैंने डिटेल में लिखने की कोशिश की है। बहुत दुरूह था, इसमें इतना विरोध हुआ कि इसमें तरह तरह की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। यहाँ तक कहलाया गया कि जान को खतरा है और ये इसको छोड़ दो, इसमें तुम्हें पता नहीं ये लोग कितने मजबूत हैं। वो मजबूत थे, राजनीतिक रूप से मजबूत थे, पैसे के रूप में मजबूत थे। आपके कलीग से आपको धमकी दे रहे थे? जी, बिल्कुल, ये सब मत करो, ये सब ऐसे नहीं करें, ये पागलपन है, बेवकूफ़ी है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि इसको आम तौर पर इसको समर्थन मिल रहा था। अंत में ये प्रस्ताव मैंने 19 नवंबर 95 में एक चिट्ठी लिखी, इसमें हमने यही प्रस्ताव दिया कि हम लोगों को 3 महाभ्रष्ट का चयन वोटिंग के माध्यम से करना चाहिए। फिर ये निर्णय हुआ कि इसको आम सभा में रखा जाए। 2 फरवरी 1996 आईएएस एसोसिएशन की जनरल बॉडी में रखा जाए। एक समूह होता है अपने सारे आईएएस, उसमें 550 जो उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी थे वो सभी लोग एक साथ बैठते थे और सेवा संबंधी मामलों पे चर्चा करते थे, अपनी बातें, जैसे और सेवा समूह होते हैं उसी तरह से, बार वाले जो जैसे करते हैं, लिपिक वर्क करता है, वैसे ये लोग भी हैं अपने सेवा संवर्ग से संबंधित समस्याओं को लेकर। इसमें ये 2 फरवरी को ये निर्णय हुआ कि बहुत जद्दोजहद के बाद, बड़े वाद विवाद के बाद, कि ठीक है हम लोग 3 महाभ्रष्ट का चयन करेंगे, लेकिन ये कैसे किया जाए इस पर चर्चा होगी। फिर वो टाल दिया गया, टालने की कोशिश की गई। फिर हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उसकी कार्यकारिणी होती उसमें ये दे दिया गया। उसमें हम लोगों ने दर्जनों बैठकें की, बहुत गर्मा गर्मी रही और बहुत विरोध और बहुत बुरी स्थिति थी, मैं इसको संक्षेप में कहूँगा। फिर ये हुआ कि इस पर भी वोटिंग कराई जाए कि क्या लोग सहमत हैं कि वोट डालकर 3 महाभ्रष्ट चुने जाए। वोट हो इस बात पर भी पहले वोटिंग कराई गई। फिर हम लोगों ने वोटिंग कराई, फिर हम लोग वोटिंग में जीते और मेजॉरिटी जो है हम लोग के साथ आई। अंत में 14 दिसंबर 1996 को पहली बार ये 3 महाभ्रष्ट लोगों का चुनाव हुआ। इसमें 13 जगहों पर बैलेट बॉक्स रखे गए, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर, लखनऊ में और दिल्ली में। आईएएस अधिकारियों ने जाकर 114 लोगों ने वोट दिया, जबकि हम लोग 550 थे। आप समझ सकते हैं कितना लोगों पर दबाव था, भय था। सिर्फ 114 लोग निकले और उन्होंने वोट किया। वोट करके 3 लोगों के नाम लिखे जो उनके अनुसार महाभ्रष्ट थे। ये एक बात तर्क दिया जाता था कि ये बहुत खतरनाक खेल है, इसमें सारे बेईमान लोग मिलके जो ईमानदार उन्हीं को इंगित कर देंगे। तो उसी में हम लोगों ने, जब मैंने पर्सनली रूप से कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ कि सब लोग मिल के मेरे खिलाफ मुझे भ्रष्ट घोषित कर दें। मैं स्वतः लिख के दे रहा हूँ कि मेरे खिलाफ पूरी जांच करा ली जाए, मेरी संपत्ति की जांच करा ली जाए, और जो भी मुझे सवाल पूछा जाएगा और मैं एसोसिएशन अपने को अलग भी कर लूँगा। ये चलता रहा। अंत में ये वोटिंग हुई। वोटिंग के आगे कि जो कहानी है वो ज़्यादा वो है जिससे आश्चर्यजनक है, क्योंकि वोटिंग के बाद हम लोगों ने जब नाम दिया, वो नाम चिट्ठी बदल दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री साक्ष्य मांगने लगे कि साक्ष्य दिए तब हम कार्रवाई करेंगे। अब बताइए, जिस सरकार के पास सबके बारे में सब जानकारी है, वो साक्ष्य हम लोगों से मांग रहा था। हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए,
साक्ष्य इकट्ठे किए, दस्तखत करके चिट्ठियां भेजी उनके अच्छा, पास। कि 3 जो महाभ्रष्ट निकले हैं, हाँ जी, आपके कथित तौर पर जो आपके 3 महाभ्रष्ट निकले हैं, उनकी जांच के लिए सरकार ने आपसे साक्ष्य मांग लिए। साक्ष्य मांगे, तो साक्ष्य हम लोगों ने इकट्ठे करके दिए, जब हमारा काम नहीं था। हमने आपको बताया, ये भी कहा हमने कि आपकी सारी फाइलों में सब रखा हुआ, आप देखते क्यों नहीं हो, लिख के हम लोगों ने दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उन 3 जो महाभ्रष्ट चुने गए, उनमें 2 को मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने 2 को मुख्य सचिव बना दिया। जैसे वो इंतजार कर रहे हो कि कौन सबसे ज़्यादा गड़बड़ आदमी है, उसका अगर हमें नाम मिल जाए तो हम उसको मुख्य सचिव बना देंगे। ये दूसरी बात है कि उन दोनों लोगों के खिलाफ एक हमारे लखनऊ के जुझारू पत्रकार हैं शरद प्रधान जी, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने PIL दाखिल की, और दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों चीफ सेक्रेटरीज को हटाया अपने आदेश से। उस दिन से मुझे ये बात बड़ी क्लियर होने लगी कि प्रशासनिक व्यवस्था में से ज़्यादा राजनीतिक तंत्र में भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि जब प्रशासनिक तंत्र ने बताया कि हमारे बीच में ये लोग बेईमान हैं, और हम लोगों ने कहा था हम लोग ये 3 नाम लगातार देते रहेंगे आपको, लेकिन प्रशासन जो राजनीतिक तंत्र ने उनको दंडित करने के बजाय उन्हें पुरस्कृत किया, उन्हें महिमा मंडित किया। इसमें प्रशासनिक तंत्र का कोई दोष नहीं था। हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने सब कर डाला था। इतने विरोध के बाद भी सारे वोटिंग कराई गई, नाम उजागर किए गए, नाम दिए गए, और राजनीतिक तंत्र ने क्या किया, और सारे मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, चाहे वो कल्याण सिंह जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह, कोई भी हो, सब ने उस पर चुप्पी साधी। किसी ने एक बार भी कार्रवाई करने का साहस या नैतिक बल नहीं दिखाया। अंत में दिखता क्या है, ये सारी जो कमियां हैं, मतलब ये मेरा विचार है, लोग असहमत हो सकते हैं, आपका अपना अनुभव। जी हाँ, अपना अनुभव मेरा बोलता है कि राजनीतिक तंत्र का भ्रष्टाचार ही हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया उसने। देखिए, मनमानी कराने का काम कौन करता है? राजनीति। मेरे आदमी को छोड़ दो, विरोधी के आदमी को पकड़ लो, जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें भी मतलब कि चूंकि मुझे इस चर्चा को थोड़ा एक नई दिशा में लेना है, उसमें भी बहुत वो क्विड प्रो क्यो है कि साहब आप भी मेरा काम कराएं, मैं भी आपका कराऊं, मतलब वो बिल्कुल जो आपकी किताब में शुरुआत में कहा गया, गांधी के अंतिम आदमी तक संसाधन और उसका हक नहीं पहुंचा। इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र की भी उसकी अपनी असंगतियां, उसकी अपनी कमियां शामिल है। बहरहाल, हमने सर बहुत क्रिप किया, हमने बहुत अच्छी तरह से उसको कंप्लेन किया, हमने सारी बात कही। मेरी पीढ़ी के लिए मैं बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, आपने अपनी किताब में मेंशन किया है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक होता है। अगर ऊपर, जैसे आप वो फूड कंट्रोलर जब आप ऑफिसर थे, अगर आपको भी था कि, और अगर आपका पैसा नहीं तो आपस में बढ़ जाता था, ऐसा भी आपने लिखा है। तो कैसे इस समस्या को, इस भ्रष्टाचार की समस्या को कैसे इसका निराकरण किया, 3 बुलेट पॉइंट में बताएं, और फिर हम इंटरव्यू में समाप्ति की तरफ चलेंगे। देखिए दीपक जी, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि समस्या ऊपर से शुरू हो रही है। देखिए, ईमानदार बने रहने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं ईमानदार बना रहा, इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, और इसी बात का दंड मिलता था कि तुम ईमानदार क्यों हो, तुम हमारी बात मानो, हम जो कह रहे हैं वो करो, अपनी मर्जी से कानून के अनुसार, नियम के अनुसार मत करो। ये कौन करता था? देखिए, IAS सर्विस के साथ ये है कि उसका सीधा संपर्क जो है मुख्यमंत्री और मंत्रियों से रहता है। हम लोग नीचे काम ज़्यादा नहीं करते, इसलिए सीधे आप राजनीतिक तंत्र के साथ काम करते हैं। देश में अगर सेक्रेटरी हैं या जॉइंट सेक्रेटरी हैं तो आप प्रधानमंत्री मंत्री के साथ काम करते हैं। प्रदेश में आप हैं तो मुख्यमंत्री से सीधे लिटरली काम करते हैं आप। तो आपको उनसे क्या निर्देश मिलते हैं, इससे आपको जज कर लेना चाहिए, ये कानून के अनुसार काम चाहता है या अपनी मर्जी का शासन चाहता है। पहला जो मेरा अनुभव है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में हमारा राजनीतिक तंत्र अपनी मर्जी का काम चाहता है, वो कानून के अनुसार काम नहीं चाहता। ठीक सर। दूसरी दिक्कत ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सच्ची, हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, वो साउथ इंडिया के थे, वो हमसे 2 बैच सीनियर थे। उन्होंने बड़े ईमानदार थे, अंत तक ईमानदार रहे, लेकिन उनको काम नहीं करते थे कुछ भी। मतलब लिटरली उनके यहाँ फाइल दीजिए भेजिए तो घुमा देते थे, काम कुछ नहीं करते थे। मेरी मित्रता थी, मैंने उनसे पूछा, अरे यार करते क्यों नहीं हो आप कुछ? तो उन्होंने कहा, देखो भाई ऐसा कि मैं 2500 किलोमीटर से अपना घर छोड़कर सेवा करने आया था, और मेरे मन में भी बड़ी इच्छा थी
कि ईमानदारी से काम करूं और जनता की सेवा करूं। कहा लेकिन मुझे पहले दिन से ही लिटरली उन्होंने शब्द यूज़ किया जो मैं प्रयोग करूँ, मुझे जूते पड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं इन लोग नेताओं की गलत बात को मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मुझे जानते थे अच्छी तरह से, तो उन्होंने कहा देखो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम धर्म युद्ध लड़ो, मैं धर्म युद्ध लड़ने तो आया नहीं था, मैं तो नौकरी करने आया था। मुझे नौकरी तुमने नहीं करने दी, मैंने काम करना बंद कर दिया। ये कहानी बहुत बड़ी संख्या में अफसरों की है। पूरी ब्यूरोक्रेसी का रोना यही है कि आप उन्हें सीधे चलने नहीं देते हो। आपने अगर न बात न मानी तो आपको जैसे कहते हैं हर तरह से नुकसान पहुंचा देंगे। देखिए होता क्या, ये बड़ा कहना आसान है कि भाई आपका क्या होता है, ट्रांसफर ही तो होता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग अब जैसे कहते हैं इसका जज्बा रखते हैं या जैसे कहते हैं इतनी वो रखते हैं कि आप देखिए होता क्या है कि इन सब सर्विसेज में आप पदों के साथ आपकी हैसियत बदलती है। एक पद पे बैठे हैं आप, पूरी आपको प्रदेश आपकी सुन रहा, पूरा देश सुन रहा, दूसरे पद पर आप बैठे हैं आपको वहाँ कोई नहीं सुनता। तो ये जो कॉस्ट यू पे, जो मूल्य आप चुकाते हैं ईमानदारी का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर मतलब इस पर हम ज़रा डिलिब्रेट ना भी करें। आप जिस भी डिपार्टमेंट, जैसे आपको आपको डिपार्टमेंट एक मिला था लखनऊ से जो आपको हटाया गया, उस डिपार्टमेंट को बहुत ही कम महत्व का माना जाता था, लेकिन आपने लिखा है कि आपने उसमें काम करने की कोशिश करी। तो आपको जो भी काम मिले, भले ही वो एक सिविल लाइन्स का काम हो या आपको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, कमिश्नरेट, कहीं भी जो आपको मिला, आपको पूरी ईमानदारी से बेहतरी से उसको करना चाहिए, बजाय ये सोच में लाए कि साहब यहाँ पे मैं पूरा डीएम चला रहा था या यहाँ पर मेरे अंदर में सिर्फ 4 लोग हैं। तो जो काम है पूरा तरह से है। मैं आपके स्तर से बिल्कुल सहमत हूँ, यही तर्क मैंने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा भाई देखो हर आदमी धर्म युद्ध लड़ने नहीं आया है, क्योंकि ये तो फिर निजी लालसा है ना कि साहब मुझे डीएम बनना है, इसलिए मैं कमिश्नरेट में नहीं जाना चाहता या कहीं और नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ये है, ये त्याग की भावना इतनी सब में नहीं है। उसका नतीजा ये होता है कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ऊपर देखते हैं और जनहित और राष्ट्र के स्वार्थ को नीचे देखते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारा देश भुगत रहा है। तो मतलब लेकिन उसमें भी कई ऐसे शानदार लोग निकलते हैं जो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन एक्सेप्शन है वो, जैसे गजेंद्र, उसको नॉर्मल बनाना होगा, ये मेरी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। गजेंद्र हल्दिया काम साहब ने नाम सुना होगा। बहरहाल जाते जाते अंत में सर चला चली की वेला है, कोई ऐसा एक पॉलिटिकल किस्सा, कोई ऐसी एक बात आपको याद आ रही हो आपके अपने पूरे 30 बरस से ऊपर की सर्विसेज में, जो आप बताना चाहें दर्शकों के साथ, जो किताब में नहीं आ पाई हो? देखिए इस तरह के बहुत इंस्टेंसेस हैं, लेकिन जो एक मैंने थोड़ा सा मेंशन किया, लेकिन वो बताना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए हुआ क्या कि जो एक 3 महाभ्रष्ट में एक अधिकारी चुने गए, नंबर 1 पे थे, उनका वो चीफ सेक्रेटरी बना दिया उनको मुलायम सिंह यादव की सरकार में। उनको फिर एक्सटेंशन देने की बात की गई, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं उस समय IAS एसोसिएशन, सेंट्रल एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। तो ये जब बात हम लोग को पता लगा, आप दिल्ली चले गए थे? मैं उस समय दिल्ली आ गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये कैसे कर सकते हो आप। अच्छा, उन्हीं प्रधानमंत्री ने उस अधिकारी के खिलाफ CBI जांच का आदेश भी किया था, और वही प्रधानमंत्री उस अधिकारी को 3 महीने का एक्सटेंशन देने का अप्रूवल भी कर रहा था। तो हमने चिट्ठी लिखी उनको, हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी, साहब ये क्या कर रहे हो आप? ही एक तरफ CBI जांच करते हो, आपके पूरे एक प्रदेश के काडर ने इनको महाभ्रष्ट घोषित किया है, आप उसको चलिए आपने मुख्य सचिव बना दिया, दूसरे पार्टी की सरकार है मुलायम सिंह जी की, आपने उसको एक्सटेंशन क्यों दे दिया? उस पर जो मैंने लिखा है उसमें, उस पर प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। एक मंत्री जी हमारे जो यूपी के थे, उन्होंने जाके कहा इस बात को। तो उन्होंने, जो मुझे जानकारी मिली, कि मैं तो वहाँ था नहीं, जानकारी मिली, वो ये उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री होकर क्या एक अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं दे सकता। ये उदाहरण ये शो करता है कि हमारे यहाँ देश में कानून के राज के बजाय व्यक्ति विशेष की इच्छा का राज है। ये एक अकेला उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है जो मैं कह रहा हूँ। इसी को ही बेहतरी की राह तक लेकर जाना है। ये तकसीम हुए मुल्क के 76 बरस की आज़ादी के बाद की कहानी है, जिसे हमें और आपको मिल करके और बेहतर और अच्छा करना है। 3 महाभ्रष्ट किताब पर विजय शंकर पांडे जी से बातचीत थी। ब्यूरोक्रेसी में क्या समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, उसको कैसे निराकरण उसका किया जाए, कैसे शानदार एक्सेप्शन हमारे पास सामने आ सकते हैं, जैसे गजेंद्र हल्दिया जी का मैंने उदाहरण लिया, या और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिस पर हम थोड़ा और पढ़ें, अपने आप को और निखारें। और अगली बार जब आप किसी ट्रैफिक वाले को चुपके से 100 रुपये दें क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो याद रखें कि कहीं आप तो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप कंप्लेन करते हैं, क्योंकि कम से कम शिकायतकर्ताओं को तो ये अधिकार नहीं ही मिलेगा कि वो भी उसमें प्रतिभागी बने जिसके लिए वो शिकायत कर रहे हैं। आप देख रहे थे किताब वाला। हमारी सीख यही है,
2 सेंट्स यही है हमारे कि हम बेहतरी से वही करें जो एक लॉफुल हो, लॉफुल लाइफ की तरफ आगे हमें आगे ले जाए और वो संविधान नियत हो। शुक्रिया, इसे रिकॉर्ड किया है आलोक जी ने और मोहन जी ने, जो मुझे कई बार टाइम की रिमाइंडर दे चुके हैं। ख्याल रखिए, टाटा।